हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। मेरे साथ में जो आप इमेज देख पा रहे हैं वो एक तांत्रिक है। और तांत्रिक शब्द आपके सामने आते ही आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आना शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि ये तो वो इंसान है जो आत्माएं पकड़ता है, तो वो इंसान है अगर मैं इसे अपने घर बुला लूं, इसके पास चला जाऊं तो हो सकता है मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत छोड़ दे और मुझे परेशान करे जिंदगी और मुझसे पैसे ऐंठे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों ने कई बार ऐसे केसेस पढ़े और सुने हैं जिनमें ऐसा ही होता है। सही बात है, हर प्रोफेशन में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। तो तांत्रिक अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा हमारे आज के इस रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस के अंदर, जो हमारे साथ शेयर किया है संजय ने। संजय जो बेसिकली अब मुंबई में रहते हैं, लेकिन ये सारी जो भी इवेंट हुए वो उत्तराखंड में हुए। और ये बात है 1999 की। लोग कहते हैं कि जब मैं स्टोरीज आपको सुनाता हूं, जिन स्टोरीज को मैं आपको सुनाता हूं वो स्क्रिप्टेड है, वो मैं बैठ के बनाता हूं। इट्स योर परसेप्शन, आप ऐसा मान सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये चैनल किसी चीज को ऐसा प्रूव नहीं करना चाहता कि घोस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना कंसेप्ट है, सबका अपना अपना फंडा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कितनी भी डिबेट कर लो खत्म नहीं हो सकती है। तो सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि चीजें होती है। दीज आर जस्ट एक्सपीरियंसेस जो लोग मुझसे शेयर करते हैं और मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपको लगता है ये सही, इट्स ओके, इनमें ज्यादा इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। देखे, सुने और जाने दे। मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूं, आप जितना प्रोसेस करोगे उतना आपका दिमाग, क्योंकि बहुत तेज तरीके से चलता है, वो और चीजों को इमेजिन करता जाएगा। टेक देम एज स्टोरीज ओनली। अगर आपको लगता है ये सच है तो बहुत बढ़िया है, और आपको लगता है कि सब स्क्रिप्टेड है तो और भी बढ़िया है ना। आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, मैं आपके सामने शेयर करूंगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कि जो स्टोरीज हैं वो शेयर्ड हैं या फिर नहीं है। तो ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है संजय ने। ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है, क्योंकि स्टोरी जो है वो अटैचमेंट की फॉर्म के अंदर है, बट इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जो उन्होंने यहाँ पर दिया है। 1999 में इनके साथ एक घर में कुछ हुआ, और जो भी कुछ घर में हुआ वो 60-70 से रिलेटेड है। तो ये बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ और देखते हैं क्या हुआ है इस कहानी के अंदर। इसी के साथ साथ अगर आपके पास भी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हैं, पैरानॉर्मल हो सकता है, मिस्टीरियस हो सकता है, जो आप शेयर करना चाहते हैं सब लोगों के साथ, तो आप प्लीज मेरे साथ शेयर करें princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मेरे इंस्टा हैंडल पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं princeMNIT1987 पर, या फिर आप हमारे ऑफिशियल पेज प्रिंस सिंह स्टोरी टेलर के ऊपर भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक्सपीरियंसेस लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। आपको अगर किसी फील्ड में कुछ सीखना हो तो हमें उस फील्ड से रिलेटेड लोगों की, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे वो वहां पे फेल हुए हों, दोनों तरह के लोगों को एक्सपीरियंस को सुनना चाहिए। इसीलिए अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जो वर्थ शेयरिंग है, जिनसे कुछ लोग सीख सकते हैं, आइदर वो सक्सेस हो या फिर वो फेलियर हो, तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें मेरी एक और नई मेल आईडी पर। इसका नाम है स्टोरी बॉक्स, द स्टोरी बॉक्स 2022@gmail.com। यहाँ पर आप अपने वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं जिनकी वजह से आप लाइफ में सक्सेसफुल हुए, किसी एग्जाम में, लाइफ के किसी भी पार्ट के अंदर, या फिर जिनकी वजह से आप फेल हुए और आप ये चाहते हैं आने वाले जनरेशन को सिखाना कि वो लोग ये गलती ना करें जिसकी वजह से उनको भी सेम फेलियर का टेस्ट चखना पड़े। तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो ये जो कहानी है संजय और उसकी फैमिली की। संजय की फैमिली में उसकी सिस्टर है जिनकी अब शादी हो चुकी है, उनके मदर फादर हैं, फादर का स्वर्गवास हो गया है। तो ये बात है 99 की, जब ये 3 साल के थे, और उस टाइम पर इनका नाम था सोम। इनके फादर का उत्तराखंड में टेंट हाउस और इन सब चीजों का बिजनेस था। छोटा सा काम उन्होंने शुरू किया था, धीरे धीरे ग्रो करते करते वो एक अच्छे ठीक ठाक बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो गया था। और अपनी जो भी सेविंग्स थी उन्होंने उस सेविंग से अपना एक घर खरीदने का प्लान बनाया। ड्रीम हाउस, हर एक आम इंसान का सपना। लोगों से उन्होंने बोल दिया कि वो एक घर खरीदना चाहते हैं, तो उनकी नजर में कोई भी घर आए तो उन्हें जरूर बताएं, क्योंकि वो उसी शहर में सेटल, उससे पहले भी उन्होंने कई शहरों में काम किया था, पर वो उसी शहर में सेटल होना चाहते थे। एक तो वहां का मौसम बहुत अच्छा था, थोड़ा शांति थी इलाके में, और दूसरा वहां उनका काम भी अच्छा चल रहा था। तो इन तीनों चीजों को देखते उन्होंने डिसाइड किया कि इसी शहर के अंदर अब रह लेते हैं। सभी लोगों को उन्होंने बोला घर ढूंढने के लिए। वो खुद भी, क्योंकि शादी वगैरह में जाया करते थे टेंट लगाने और सब काम की वजह से, तो उन्हें वहां पर एक घर दिखाई दिया।
वो घर बिल्कुल वैसा था जैसा उन्हें चाहिए था। बड़ा सारा घर, है ना, बड़ा सारा प्लॉट था, बेसिकली बीच में घर बना हुआ था, बाहर गार्डन था और पीछे बहुत सारी जगह थी जहां पर वो अपने टेंट के सामान के लिए गोडाउन बना सकते थे। ये जो घर था, ये शहर से भी मात्र 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस पर था, बिल्कुल हरियाली से घिरा हुआ था और बिल्कुल शांत इलाके में था। तो उनको जैसा घर चाहिए था, उनको वैसा वो घर दिखाई दिया। बच्चों का स्कूल भी बहुत दूर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। टेंट हाउस में जो गोदाम सामान होता बनता, तो उनका टेंट हाउस का रेंट का खर्चा बच जाता। मतलब सारी चीजें उनके लिए फेवरेबल थी। उन्होंने जब उस घर के मालिक के बारे में पता किया, तो उन्हें पता चला मतलब कि घर मार्केट कॉस्ट से बहुत सस्ते में उनको मिल रहा है। मतलब जो उनका बजट था, उस बजट से और कम के अंदर उनको एक घर मिल रहा था, और जितने उस बजट में जितने घर मिल सकते थे, बहुत छोटे छोटे थे। ये बहुत बड़ा घर था। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता, आप समझ गए हो। तो इन्होंने उस घर के मालिक से बात की। वो वहीं पे आया हुआ था उस टाइम पर। एक्चुअली वो दिल्ली में रहते थे, जो भी आप जान जाओगे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई साहब, आप ये घर इतना सस्ते में क्यों बेच रहे हो? तो उसने बोला, देखो साहब, यहाँ के लोगों ने ना अफवाह फैला रखी है कि इस घर में कोई भूत रहता है। यहाँ पर पहले मेरे चाचा रहा करते थे, जो कि एक तांत्रिक थे, और यहाँ पर एक हादसे में एक आदमी की मौत हो गई थी। उसके बाद से लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर उस जिसकी मौत हुई थी, उस आदमी का भूत घूमता रहता है। और तो गांव वाले हैं, ये बड़ा चढ़ा कर बोल देते हैं। तो तब से इस घर को लेने के लिए कोई नहीं आता। तो उनके पास फादर ने पूछा, अच्छा तो आप इस घर में क्यों नहीं रहते हो? बोलता, भाई साहब, मेरा काम दिल्ली में है, मेरा एक बड़ा अच्छा खासा मेडिकल स्टोर है, ठीक है, और वैसे भी ये घर मेरे चाचा का है, तो मैं अपना सारा मेडिकल स्टोर लेकर, अपना सारी फैमिली मेरे दिल्ली में रहती है, उनको लेकर यहाँ तो शिफ्ट हो नहीं सकता। और वैसे भी ये घर मेरे चाचा का है, मुझे विरासत में मिला है, मैंने इसको खरीदा नहीं है, उनका कोई और वारिस था नहीं, तो उनके बाद ये घर मुझे मिल गया है। मैं इस घर का क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रहना है नहीं मुझे, तो बस मैं इसको बेच रहा हूँ। तो अगर जो भी ठीक ठाक दाम में कोई ले ले, तो मैं उसको ये घर बेच दूंगा। तो उन्होंने बोला, इनके फादर ने बोला, लेकिन ये भूतों वाली बात कितनी सच है? उन्होंने बोला, देखो भाई साहब, मैंने आपको सब कुछ क्लियर बता दिया है, बाकी ये रहे गांव वाले, ये रहा घर, आप घर देख लो, गांव वालों से बात कर लो, अगर आपको जचता तो ठीक है, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहेगा, जब बिकेगा तब ये बिक जाएगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं खुद इस घर में 2 से 4 महीने रह चुका हूँ, ठीक है, और मैंने कभी ऐसा कोई भूत वगैरह नहीं देखा। बट आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि मैं इस घर को बेचना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये घर वैसे बहुत पुराना है, बाकी तो आपका बड़ा सारा प्लॉट है ही, इसको तोड़ के आप नया यहाँ पे बना लो, पूजा पाठ करवा लो, कोई दिक्कत वैसे भी नहीं रहने वाली है ना। वैसे भी इसको आप रिन्यू करवाओगे, मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि इसको तोड़कर यहाँ पर नया घर बनवाओ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद आपको देखो जो भी ठीक लगे। तो ये मेरी तरफ से डील है। अगर आपको लगता है कि इससे सस्ते में आपको इतना बड़ा घर कहीं और मिल जाए, तो आप वहां पे जा सकते हैं। अभी सारी बातें सुन के थोड़ी देर के लिए संजय के फादर ने चीजों को प्रोसेस किया। उन्हें भूत प्रेतों पर पता नहीं विश्वास था या नहीं, आई थिंक बहुत ज्यादा तो नहीं था। तो उन्होंने अपनी वाइफ से बात की। तो इनकी जो वाइफ थी, जिनकी मदर थी संजय की, वो पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी, वो भूत प्रेत भी मानती थी। पर होता ना, एक तो पति की बहुत इच्छा थी कि अरे घर बहुत पसंद आ रहा है मुझे, तो आसपास का एम्बियंस बहुत अच्छा था। उनको देखकर, पैसे की प्राइस को देखकर, घर की साइज को और प्राइस को देखकर उन्हें लगा कि घर में एक अच्छी सी पूजा अगर करवा लेंगे, तो ये जो बाधा वगैरह कुछ भी होती है, अगर है यहाँ पर कुछ, तो दूर हो जाएगी। और हो सकता है कि गांव के आसपास के, घर के आसपास जो लोग हैं, उसकी जमीन को हथियाना चाहते हो, क्योंकि कोई और वारिस तो है नहीं। तो ये एक अफवाह फैलाकर भी इस घर को वो बेचने से रुकना चाहते हैं। तो ये सब चीजें होने के बाद उन्होंने उनसे कहा, ठीक है भाई साहब, संजय के फादर ने कहा, ठीक है भाई साहब, और एक बार मैं अपने घर पे बात करता हूँ और फिर आपको कल तक इस चीज का जवाब देता हूँ। तो संजय के फादर ने उनके जितने भी रिश्तेदार थे, सबसे बात की, और बातचीत करके फाइनली उन्होंने अपने घर पे डिस्कस किया, फैमिली के साथ बैठकर, और बोले कि मैं इस घर की डील फाइनल करने जा रहा हूँ, है ना। तुम लोगों को आपत्ति तो भी बता दो, क्योंकि मैंने सबसे बात कर ली है, और देखो इस दुनिया में भगवान से बड़ा कोई नहीं है ना। इसलिए भगवान पे विश्वास करो, और हम चलते हैं और इस घर को खरीदते हैं। तो फाइनली बाकी रिश्तेदारों से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि ये सब कुछ नहीं होता, तो टेंशन मत लो, अगर होगा तो कुछ इलाज करा लेंगे, बढ़िया घर, जगह अच्छी मिल रहा है, बढ़िया बड़ा प्लॉट साइज है, इस रेट में नहीं मिलेगा, ले लो। तो उन्होंने उस घर को खरीद लिया, डील फाइनल हो गई। डील फाइनल होने के बाद जब ये लोग उस घर में शिफ्ट होने वाले थे, तो उससे पहले ये प्लान था कि घर की पूजा करवा लेंगे। तो ये इनकी जो फैमिली थी, बेसिकली चारों लोग, और इनके थोड़े 2-4 लोग रिश्तेदार थे जो आए यहाँ पर, और वो उस घर पे पहुंचे। तो घर के बाहर से ही पहले उन्होंने पूजा करवाई, गेट के बाहर से ही। और उसके बाद उन्होंने पूछा अपनी मम्मी से, इनकी दीदी ने, कि मम्मी अपन गृह प्रवेश की पूजा कब करें? तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो ये घर पुराना ही है,
है ना। जब इसको रिन्यू करा लेंगे तो उसके बाद अपन सत्यनारायण भगवान की बहुत बड़ी पूजा करवाएंगे। इनके पिताजी ने बोला, हाँ बेटा, अभी तो देखो घर के अंदर ही काली माता का मंदिर है, जब भगवान घर के अंदर बैठा है तो इन चीजों से क्या डरना है। तो वहां पर बीच में ही एक छोटा सा अच्छी अच्छी खासी हाइट का, मतलब ठीक ठाक एक काली माता का मंदिर वहां पे बना हुआ था। तो जो घर था, उस घर की स्ट्रक्चर तो छोटी थी, लेकिन उसके चारों तरफ का जो लैंड था वो बहुत बड़ा था, बाउंड्री बहुत बड़ी थी, आगे भी बहुत जगह थी, पीछे भी बहुत जगह थी, और उसी घर में, घर के जस्ट पास में ही बीच में एक मंदिर भी बना हुआ था। तो जो इनिशियल बात थी वो ये थी कि इस घर को तोड़वा के नया घर बनाएंगे, लेकिन जमीन का पैसा देने के बाद उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस घर को और मतलब बनवा सके दोबारा से। तो उन्होंने थोड़ा वेट करना ठीक समझा। उन्होंने बोला कि हम 5-6 महीने इसी घर में रहते हैं, उसके बाद फिर उसका काम शुरू करवा लेंगे, तब तक रेंट के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, और उसके बाद हम अपने घर में एक बड़ी पूजा रखवाएंगे। तो अभी आपका घर रिन्यू होकर तैयार हो चुका था, तो उन्होंने एक छोटी सी पूजा रखी घर के अंदर। एक पंडित जी थे पड़ोस गांव से, जिनको उन्होंने बुलाया और घर में रखा हवन का प्रोग्राम। तो जो घर के अंदर घुसते, हॉल टाइप था बड़ा, थोड़ा लंबा, तो गेट से थोड़ा ही दूर उन्होंने हवन कुंड स्थापित किया और उसके बाद पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू की। जब हवन चल रहा था तो एक चीज सभी लोगों ने नोटिस की कि हवन का धुआं अगर आप देखो तो पूरे घर में फैलता है, लेकिन यहां जब हवन चल रहा था तो उसका सारा धुआं बाहर वाले गेट से निकल के बाहर जा रहा था। मतलब वो धुआं किसी और डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा था, सारा का सारा धुआं निकलकर गेट की तरफ जा रहा था, गेट से बाहर निकल रहा था, घर के बाहर। ये देखकर थोड़ा सबको अजीब लगा, फिर लगा कि धुआं है, कहीं और से जगह नहीं मिल रही है, इसलिए गेट के पास है हवन लगा हुआ, तो गेट से जगह मिल रही है, तो वहां से निकलकर ही बाहर जा रहा था। इस चीज का आभास उन्हें बाद में हुआ, लेकिन अभी तो उनके लिए सिर्फ इतना सा था कि जो धुआं है, इसको जहां से जगह मिल रही है वहां से निकल कर ही जा रहा है। पूजा होने के बाद बढ़िया लोगों ने अपना सामान वगैरह शिफ्ट किया और उस घर के अंदर रहने लगे। अभी जो संजय की दीदी थी, उनको हर टाइम पे मतलब बड़ा अजीब सा लगता था उस घर के अंदर। ऐसा लगता था कि कोई ना कोई यहाँ पर है, किसी न किसी उनको प्रेजेंस फील होती थी। उन्हें लगता था कि यार वाकई में यहाँ कुछ है या नहीं, ये सिर्फ क्योंकि मैं जानती हूँ, मुझे लोग इतना कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत है, तो मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है, वो ट्रिक कर रहा है हमें कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो रहता है। क्योंकि गांव इतना, आप सोचो ना, जिस घर में आपको पहले से ही पता हो, घुसते आपको लगेगा कि हाँ यार यहाँ तो कुछ ना कुछ है, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन ये फीलिंग आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी कि कुछ तो है ना। तो कुछ ऐसा ही इनकी सिस्टर के साथ चल रहा था। तो उसने इग्नोर किया कि बोले नहीं नहीं नहीं, ये मेरा वहम है, मुझे इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें लगा था कि, लगता था बेसिकली उन्हें कि थोड़े दिन यहाँ रहेंगे तो सारा वहम निकल जाए, ऑल बी गुड। लेकिन फिर वो दिन आया जब ये वहम कंफर्म हो गया, मतलब ये वहम सच्चाई में बदल गया। एक दिन इनकी सिस्टर बैठी बैठी होमवर्क कर रही थी। उस टाइम पर सोम, जो कि संजय का ही नाम था, वो 3 साल की एज के थे, वो छत के ऊपर खेल रहा था। होमवर्क करते करते इस टाइम पर उनकी जो मम्मी थी वो मार्केट गई हुई थी। उन्होंने कहा था कि तू सोम का ध्यान रखना। तो उसने चेक करने के लिए कि सोम को आवाज लगाई कि सोम कहाँ है तू, इधर आ। जैसे उन्होंने आवाज लगाई, उधर से दोबारा आवाज आई, इधर ही हूं, आ रहा हूं। अभी जो आवाज थी वो सोम की नहीं थी। सोम की आवाज भी आई थी, लेकिन उसी के साथ साथ एक और आवाज आई थी, जो कि एक 3 साल के छोटे बच्चे की नहीं, करीबन 22-23 साल के एक लड़के की आवाज थी। ये आवाज सुन के वो एकदम से घबरा गई। उसने देखा, उसे गेट खुलने की आवाज भी आई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा ये उसका वहम था। वो रूम से उठकर बाहर गई। बाहर जाकर उसने देखा तो सोम वहां पे कहीं पर भी नहीं था। उसने फिर से आवाज लगाई, बाहर निकलकर, घर से बाहर निकलकर, सोम कहाँ है तू। और फिर से उसे एक नहीं 2 आवाज आई, मैं छत पर हूं। उसने ऊपर देखा और भागकर वो छत के पास गई, उसके पास गई छत पर। देखा तो सोम नीचे खड़ा होकर, छत पे खड़ा होकर नीचे देख रहा था, शायद वो खेल रहा था। उसे क्लियर था कि ये उसका वहम नहीं था। पहली बार में उसे लगा था कि जो आवाज आई वो उसका वहम था, लेकिन दूसरी बार जब उसे आवाज आई तो उसे साफ साफ क्लियर हो गया था कि ये जो भी चल रहा है ये उसका वहम नहीं है। वो सोम के साथ छत पर ही रही। आधे घंटे बाद इनकी मम्मी मार्केट से आई, तो जैसे मम्मी ने गेट खोला, दोनों बहन भाई, मतलब इसके भाई को लेकर भागते अपनी मम्मी के पास पहुंची और उसकी मम्मी को ये सारी चीजें बताई कि जो जो अभी रिसेंटली उसके साथ साथ हुआ। तो उसकी मम्मी ने बोला कि हट, ये तेरा वहम होगा, हो सकता है घर में रेडियो चल रहा हो, उसकी वजह से तेरे को आवाज आ गई हो। तो बोले नहीं मम्मी, घर में कोई रेडियो वगैरह नहीं चल रहा था। तो उनको भी लगा कि हो सकता है कोई तुमसे मजाक कर रहा हो, चलो आओ घर को देखते हैं। तो उन्होंने हाथ में एक डंडा लिया और पूरे घर को छान मारा, लेकिन पूरे घर में उन्हें कोई भी नहीं मिला।
कोई मिलने वाला भी नहीं था, एक्चुअली वहां कोई था ही नहीं, या वहां कोई वाकई में था। उन्होंने इस बात को नेग्लेक्ट किया। उन्हें लगा कि गांव के बच्चे हैं, गांव में खबर फैली हुई कि इस भूता घर में कोई रहने आ गया है, तो लोग परेशान करने के लिए भी आ जाते हैं। उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। तो एक दिन इसकी जो दीदी थी, उन्होंने वापस से सोम को आवाज लगाई, सोम किधर है तू, चल आजा नहा ले। तो उनको वापस से एक आवाज आई, मैं नहीं आऊंगा और मैं नहाता नहीं हूं। इतना सुनते उसकी सिट्टी पिट्टी हुई, चारों तरफ देखा, वहां पर कोई, तो भागते अपनी मम्मी के पास पहुंची, बोली मम्मी मम्मी। बोलती क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, तू तो घबराई क्यों है? बोलती मम्मी मैंने अभी सोम को आवाज दी और मुझे ना वापस ये आवाज सुनाई दी। उसकी मम्मी भी घबरा गई, क्या बात कर रही है तू? बोलती हाँ मम्मी, उस दिन भी मेरे साथ यही हुआ था। तो उसकी मम्मी ने उससे बोला, बेटा एक बात तो है, एक अजीब बात है, तू सही कह रही है, जब मैं भी सोम को आवाज देती हूँ ना, तो मुझे भी कोई ना कोई एक दूसरी आवाज सुनाई आती है, और वो सोम की आवाज नहीं होती है। ये सुनकर इसकी दीदी को कंफर्म हो गया था कि अब ये उसके मन का वहम नहीं है। पिछली बार और आज अभी जो उसने आवाज सुनी, वो उसका वहम बिल्कुल नहीं है। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा, दोनों की आंखों आंखों में बात हुई, और इनकी मम्मी ने एक और बार आवाज लगाई, सोम। उसके बाद उसकी मम्मी ने ना आव देखा ना ताव, दोनों बच्चों को लेकर वो घर के बाहर जाकर बैठ गई, और शाम तक घर के बाहर ही बैठी रही। जा भी कहां सकती थी, एक ऐसा घर जिसको पूरा गांव भूता बोलता है, और वहां कुछ लोग रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनको अपने घर में आने देते? शाम को जब पापा काम खत्म करके आए, तो उन्होंने उनको बाहर बैठे देखा, उन्होंने पूछा तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बताया कि आज उनके साथ दिन में क्या हुआ। उन्होंने ऐसे सोम को आवाज लगाई, और वापस उनको किसी और की आवाज आई। तो उनके बारे में बोला, तुम लोग घबरा गए, तुम पागल हो, गांव के लफंडर जो होते हैं वो तुमसे मस्ती कर रहे हैं, उनको पता है कि तुम इस घर में रहने आए हो, और वो तुमको डरा रहे हैं, और तुम लोग इतना जल्दी डर गए, चलो अंदर, ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं हम नहीं। तो पापा के बहुत समझाने के बाद अच्छे से उन्होंने सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि लोग परेशान कर रहे हो हमको, अभी आए कुछ दिन ही यहाँ पर हुए हैं। वो लोग वापस से घर के अंदर गए, पापा के साथ बैठे खाना वाना खाया, और सब लोग सोने चले गए। सभी ऑलमोस्ट एक साथ ही सो रहे थे सभी लोग, और जैसे ही मतलब सो रहे थे, तो इसकी दीदी को तो नींद आ ही नहीं रही थी। तो उन्होंने ऐसे चेक करने के लिए, लेकिन उसका वाकई में ये वहम तो नहीं, फिर से उन्होंने आवाज लगाई धीरे से, सोम। उधर से वापस से आवाज आई, हाँ। इतने आवाज सुनते हुए बहुत तेज तेज उठ के रोने लग गई, पापा पापा मुझे वापस से आवाज आई। और उसके पापा उठ के, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है? बोलते मैंने अभी सोम को आवाज लगा, मुझे वापस से आवाज आई। उसके पापा ने बोला क्या बात करी बेटा, ऐसी कोई आवाज सुनने आती है? उन्होंने खुद बोला, रुक जा देख, सोम। उसके पापा को भी दोबारा से आवाज आई, हाँ। इतना सुनते ही वो उठ कर डंडा उठाया, और पूरे घर के चारों तरफ चक्कर काटने लगे, कौन है यहाँ पे, कौन है? वो अच्छी तरह से जानते थे कि आवाज घर के अंदर से आई है, और वो जिसको ढूंढ रहे थे वो बाहर ढूंढ रहे थे। उन्हें अपनी सेंसेस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें कैसी आवाज सुनाई दी। वो वापस से चारों तरफ घूमकर घर के अंदर आए। उन्होंने बोला जरूर कोई ना कोई बाहर है। तो सोम की दीदी बोली, नहीं पापा, जो आवाज आई थी वो घर के अंदर से ही आई थी, और ये आवाज सिर्फ आपको सुनाई दी, हमें नहीं। जो आवाज लगाता है ना उसी को आवाज सुनाई देती है। ये बात सुनकर उसके पापा ने दोबारा से एक और बार आवाज लगाई, सोम। उन्हें दोबारा आवाज आई, हाँ। आवाज इनकी दीदी और इनकी मम्मी को सुनाई नहीं दी, उनकी शक्ल देखकर साफ साफ लग रहा था, लेकिन उसके पापा को देखकर लग रहा था कि उन्होंने कुछ अलग ही देख लिया, कुछ ऐसी चीज सुन ली जो जो जो, जो उनकी डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं। बुरी तरह से वो सो गए थे कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने अपने बच्चों को अपने पास लिया, बीवी को लेके बैठे और बोले कि तुम लोग सही कह रहे हो, कुछ ना कुछ है, मैं आवाज दी मैंने तो मुझे वापस से आवाज आई, और वो आवाज सोम की नहीं थी। कल ही पंडित जी को बुलाते हैं और घर में पूजा करवाते हैं। अगले दिन वही पंडित जी आए जिन्होंने गृह प्रवेश का हवन करवाया था। उन्होंने इनके पापा को हवन सामग्री पहले लिख कर दी थी, और एक बार फिर से घर में हवन बिठाया गया। इस बार जो हवन कुंड लगाया गया वो पिछली वाली जगह से थोड़ा आगे की तरफ लगाया गया। तो बेसिकली घर का जो स्ट्रक्चर था उसमें एक हॉल था, इधर उधर 2 कमरे थे, और ऊपर छत पर एक छोटा सा कमरा और था। तो इस बार जो गेट था उससे बहुत दूर हवन कुंड लगाया गया था। फिर से हवन शुरू हुआ, और जैसे हवन शुरू हुआ फिर से वही चीज हुई, सारा का सारा धुआं उड़कर घर के गेट से बाहर जाने लगा। इस बार पंडित जी की उस पर नजर गई। पिछले बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि हवन कुंड गेट के बहुत पास था, लेकिन खिड़की दरवाजे सब खुले हुए थे, लेकिन उनकी से बाहर जाने की जगह धुआं अपना रास्ता तय कर घर के गेट से ही बाहर जा रहा था।
ये देखकर पंडित जी को ठीक लगा। उन्होंने बच्चों को बोला, इनकी दीदी को, कि बेटा गेट और दरवाजे बंद करो। तो उन्होंने घर का मेन गेट बंद कर दिया और इधर से खिड़की दरवाजे जो थे वो पूरे अच्छे से खोल दिए कि जाए धुआं। अच्छा, इसमें एक और चीज थी कि इनके पापा ने सुबह इनको मना कर दिया था कि कोई भी सोम का नाम नहीं लेगा, लेकिन अब आदत तो होती है। तो पापा जब इनके हवन कुंड में यजमान की जगह बैठे थे, तो ऐसे बैठे बैठे उन्होंने बोला, सोम इधर आ, यहां बैठ जा। इतना बोलते उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। इनकी दीदी और इनकी मम्मी तो समझ गई थी कि उनका चेहरे का कलर क्यों उड़ गया है। उन्होंने आवाज सुनी, हाँ आ रहा हूं। और इतना बोलने के जस्ट 2 सेकंड बाद ही सोम एक्चुअली वहां से उठा, जो इनका अपना बेटा था, और उसी जगह जाकर बैठ गया। ये देखते इन सबकी हालत खराब हो गई। उधर पंडित जी ने मेन गेट बंद करवा के जो खिड़की दरवाजे खुलवाए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि गेट बंद होते जो धुआं है वो उन खिड़की दरवाजे से बाहर निकलना शुरू होगा। लेकिन जैसे ही गेट बंद हुआ, हवन की आग बुझ गई और उससे धुआं निकलना बंद हो गया। पंडित जी इस चीज को देखकर घबरा गए। पंडित जी ने बोला, यजमान एक बात कहूं? बोला हाँ। बोला, गांव वाले सही कहते हैं, यहां पर कुछ ना कुछ तो है और वो मेरे वश का नहीं है। आपके घर के आंगन में एक मंदिर है, अगर आपने ध्यान दिया हो, वो काली माता का मंदिर है, लेकिन उसके पीछे एक और मूर्ति है। मैं नहीं जानता वो किसकी मूर्ति है, लेकिन जो भी कुछ है वहीं से जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ उसी का राज है। तो एक्चुअली इनका जो घर था, उसके घर के जो मतलब जो लैंड थी, वहां पर एक मंदिर था काली माता, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो अच्छा 3 मीटर की हाइट के आसपास का मंदिर था, चढ़ने के लिए सीढ़ियां थी और सामने काली माता की एक प्रतिमा लगी हुई थी। लेकिन काली माता की प्रतिमा के पीछे ही एक दीवार बनी हुई थी ईंटों से, इसको प्लास्टर करके ऐसा लगा था कि पैक किया गया है। मंदिर के पीछे की तरफ जाओ तो वहां से भी सीढ़ियां बनी हुई थी और उसकी इस साइड को भी दीवार से प्लास्टर करके पैक कर दिया गया था। पंडित जी ने आगे बताया, वैसे तो मैं जानता हूं प्रतिमा किसकी है, लेकिन मैं ये काम करने के लिए सही आदमी नहीं हूं। यजमान अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर, हमारे गांव में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, वो तांत्रिक भी है और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी है, वो पैरानॉर्मल की पढ़ाई कर रहा है, और अगर आप चाहें तो मैं उसे यहाँ बुला सकता हूँ, वो शायद आपकी कुछ मदद कर सके। अब ये बात सुनकर इनके पिताजी को गुस्सा आ गया। पंडित जी कैसी बात कर रहे हो आप, हमें यहाँ पर कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं चाहिए, आप जानते भी हो तांत्रिक क्या होता है। उन्होंने बोला, महाराज वो तांत्रिक नहीं है, वो पैरानॉर्मल की पढ़ाई कर रहा है, आप उसी बार मिलकर देखो। बोले नहीं नहीं नहीं, आप तो रहने दो, आप तो अपने गुरुजी से प्रार्थना करो कि वो यहाँ पर आकर इस दुविधा का हल करें। तो पंडित जी ने कहा, यजमान आप एक बार उनसे मिल लीजिए, अगर उनसे काम नहीं होगा तो मैं अपने गुरुजी से मतलब प्रार्थना करूंगा कि वो आकर इस चीज का हल देंगे, पर एक बार आप उनसे मिल तो लीजिए, मिलने में क्या जा रहा है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं किसी तांत्रिक के पास नहीं जाऊंगा। और आप कैसी बात कर रहे हो कि आप भी भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं? आप समझिए ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। पंडित जी बोला, यजमान आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने भी देखा कि यहां पर क्या हुआ, उसके बाद भी क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको चीजें समझाऊं? आप मेरी बात मानिए, एक बार उनसे मिलिए, मेरे कहने से मिलिए, अगर उनसे कुछ नहीं हुआ तो मैं पक्का अपने जो गुरुजी हैं उनको यहाँ पर जरूर लेकर आऊंगा। तो ये बोलकर पंडित जी वहां से जाने लगे। तो जो संजय की दीदी थी वो बोली, पंडित जी आपके साथ तो भगवान है, आप ये क्यों नहीं कर सकते हो? तो हंसकर उससे बोले, बेटा आपके जब दांत में दर्द होता है तो आप हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाते हो या दांत वाले को? कि दीदी को अपना जवाब मिल चुका था। उन्होंने कहा कि मैं घर की सुख शांति करवाता हूँ, ये पाठ करवाता हूँ, यहाँ जो है वो मेरे बस की बात नहीं है, उसके लिए आपको उन्हीं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से ही मिलना होगा। ये सारी बातें होने के बाद उन्होंने अपना सामान बांधा और वो चले गए इनकी नानी के घर। वहां जाकर इनके फादर ने इनके नाना ने से डिस्कस किया, सारी बातें बताई। तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि एक बार उससे मिल लो, पता तो करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो अब बच्चों को यही नानी के घर छोड़ दिया गया, उनकी मदर को और बच्चों को। जो भी चल रहा था इनको बाद में इनके फादर ने बताया कि वहां पे क्या क्या हुआ था। तो ये लोग उस पैरानॉर्मल रिसर्चर या एक्सपर्ट से या तांत्रिक से मिलने पहुंचे। तो उसके पास दोनों ही खूबियां थी, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी थे और साथ साथ में तांत्रिक भी थे। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप जिस घर में रहते हैं वहां पर सोम नाम के एक आदमी की आत्मा कैद है, और इसीलिए जब भी आप वहां पर सोम को आवाज लगाते हो तो आपको दोबारा से आवाज सुनाई देती है, रिस्पॉन्स मिलता है। ये सुनकर उसके पिताजी शॉक्ड थे। उन्होंने कहा, पर वो जो मंदिर है वो, तो उन्होंने उनको बताया कि जो काली माता का मंदिर है उसके पीछे काल भैरव का मंदिर है ना, और उस मंदिर को जो इनके जो प्रीवियस ओनर थे उन्होंने बंद कर दिया था। हो सकता है उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ हो, और मैं इस घर के बारे में बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बट मुझे इससे ज्यादा इसके घर के बारे में और कुछ नहीं पता है।
अगर आप चाहते हैं कि चीजें डिटेल में पता करनी है तो आपको अपने बेटे को लेकर मेरे साथ वहां पर चलना होगा। बेटे का नाम आते ही साफ साफ कह दिया कि नहीं 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 नहीं, मेरा बेटा वहां क्यों जाएगा, उसका क्या काम है। देखो, अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो, मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा, मैं चलता हूं। तो ये कहकर वो वहां से उसके यहाँ से जाने लगे। तो तांत्रिक उठा और बोला कि आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, आपका बेटा मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा, मैं इस पर आंच भी नहीं आने दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं, मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा, देखते हैं। इतना बोल के वहां से निकल गए। अच्छा, इस मीनवाइल इनके जो नाना जी थे उन्होंने उस घर की पूरी हिस्ट्री पता कर ली। तो हिस्ट्री जब उन्होंने पता की तो उन्हें पता लगा कि जो घर था वो किसी तांत्रिक को बिलोंग करता था। वो जो तांत्रिक थे वो लोगों की छोटी मोटी हेल्प कर दिया करते थे, किसी के अंदर मतलब ऐसी बाधा आ रही है तो बाधा को दूर कर दिया करते थे। तो एक दिन की बात है, गांव वालों ने देखा, मतलब कुछ गांव वाले उस घर के सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि उस तांत्रिक ने एक आदमी की बलि दे दी है। उसके हाथ में खंजर था जो खून से सना हुआ था और नीचे एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। उसके हाथ पे सिंदूर लगा हुआ था और वो उस आदमी की जो वाइफ थी उसको भी मारने जा रहा था। ये देखकर सारे गांव वाले आग बगला हो गए और उन्होंने उस तांत्रिक को पकड़ा और पीट पीट कर वहीं मार डाला। गांव वाले इतना गुस्सा थे कि मारने के बाद उसकी लाश को भी वहीं पर छोड़ गए। वो जो दूसरा आदमी था उसको लाश को ले गए, लेकिन तांत्रिक को लाश को वहीं छोड़ दिया गया और ये कंफर्म था कि तांत्रिक वहां पर मर चुका था। अगले दिन जब लोग वहां देखने आए तो तांत्रिक की लाश वहां से गायब हो चुकी थी। वो लाश किसी को नहीं मिली आज तक भी। ये सब सुनकर जो फैमिली में डिस्कशन हुआ उनसे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे। अच्छा, जो जिस आदमी को तांत्रिक ने मारा उसका नाम विनय था, ये उनको पता लगा और तांत्रिक का नाम किसी को नहीं पता। तो इस निश्चय पर लगा कि जो तांत्रिक है उसका नाम कुछ सोमनाथ या सोमेंद्र ऐसा कुछ नाम रहा होगा और इसी वजह से जब वो सोम को आवाज लगाते हैं तो उसकी वापस से आवाज आती है। लेकिन अभी चीज उनकी समझ से बाहर थी। उन्होंने उन जो दूसरा तांत्रिक था उनको बुलाया, उनसे बात की और उनसे कहा कि देखो, मुझे नहीं पता इस घर में क्या चल रहा है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इस घर में कुछ भी हो, मतलब मैं कोई चेक वेक नहीं कराना, कोई पूजा नहीं करवानी है, मैं इस घर को बेच दूंगा, ठीक है, और बस कुछ नहीं करना। तो तांत्रिक ने उससे रिक्वेस्ट की कि सर, मैं इस घर के रहस्य के बारे में जाने कितने सालों से जानने की कोशिश कर रहा हूं, आज आपके माध्यम से मुझे एक क्लू मिला है। आप मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे परमिशन दें कि मैं इसके अंदर पूजा वगैरह करूं और मैं पता करूं कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था। तो इनके पापा ने बोला कि मेरी फैमिली किसी भी चीज से खतरे में है, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है, आप कुछ नहीं करोगे। मैंने बोले सर, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूंगा, मैं सारा काम फ्री में करूंगा और दूसरी बात, आपकी फैमिली को 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी आपको जबान है, आप बस मुझे उस घर में हवन करने की परमिशन दे। तो इनके नाना बोले कि आप कर सकते हो हवन वगैरह, जो भी आपको करना है, जो भी कुछ करना है आप कीजिए, लेकिन मेरे परिवार का कोई भी मेंबर इस हवन का हिस्सा नहीं होगा, बाकी आपको जो करना आप कर लो। तो तांत्रिक ने बोला ठीक है सर, मैं 10 दिन बाद आपसे वापस मिलने आता हूं। 10 दिन बाद तांत्रिक आया और इनके पापा से बोला कि सर, आप अगर हमारे साथ चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके घर में क्या चल रहा है और हम वहां कुछ गलत नहीं कर रहे। इधर इनके पापा गुस्से में थे, बोले गलत गलत सही की बात कर रहे हो आप, और इससे ज्यादा गलत क्या होगा, मेरी जिंदगी भर की कमाई पानी में जा रही है, क्या अब हम लोग वहां रह सकते हैं, कभी नहीं। क्यों करते हो आप लोग ऐसा, क्या मिल जाता है आप लोगों को ऐसे, ये तांत्रिक बनकर आत्माओं को कैद करना, लोगों को परेशान करना, मिलता क्या इससे आपको, थोड़े से पैसे, लेकिन किसी और इंसान की तो जिंदगी भर की कमाई बर्बाद हो गई ना। कि पापा बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, वो भी होंगे भी। एक इंसान ने अपना सारा सेविंग लगा के घर खरीदा और उस घर में वो नहीं रह सकता, किसी एक कहानी की वजह से, किसी एक बाधा की वजह से, किसी एक नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी की वजह से, जो भी आप कह सकते हो। गुस्सा बहुत था उनको। वो जो तांत्रिक था थोड़ा सा मुस्कुरा और बोला, सर, क्या भगवान को मानते हैं? तो बोला हाँ बिल्कुल मानते हैं। आप पीर बाबा को मानते हैं? तो बोला हाँ मानता हूँ, हम तो उनकी मजार के ऊपर चादर चढ़ा के आते हैं। बोला आप जीसस को मानते हैं? बोले हाँ, भगवान तो हर जगह ही है, इनमें और हम में क्या फर्क है? पहले तो उसके बाद चुप रहे, फिर बोले कैसी बात कर रहे हो आप, वो अपने भगवान की पूजा करके लोगों की हेल्प करते हैं, और आप पता नहीं किस किस की पूजा करते रहते हो, कोई शैतान की पूजा करते हो, उसको जागरूक करते हो और फिर लोगों को परेशान करते हो। ये बातें सुनकर उस तांत्रिक को गुस्सा आ गया। उसने गहरी सांस ली और वहीं रखी चारपाई पर बैठ गया। उन्होंने इनके पापा की तरफ गौर से देखा और पूछा, माँ काली कौन है?
काल भैरव तो खुद भोलेनाथ हैं। हम लोग उनकी पूजा करते हैं। जैसा कि आप लोग कहते हैं हम आत्माओं को कैद करते हैं, हाँ हम बिल्कुल उनको कैद करते हैं, लेकिन उनको मुक्ति लाने के लिए। उनकी मृत्यु के समय उनके मन में जो भी ईर्ष्या रह गई थी या जो भी उनकी इच्छा रह गई थी, वो हम लोग पूरी करवाते हैं, क्योंकि वो खुद ये काम नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हम अपनी सिद्धियों को काम में लेते हैं, जो हमने इतने सालों की मेहनत से सीखी हुई होती है। हम 1000 साल तपस्या नहीं करते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी सिद्धियां जानते हैं जिनसे हम इनको मुक्त करवा सकते हैं। जाने कितने लोगों का दुख दर्द हम लोगों ने मिटाया है, लेकिन फिर भी आप लोग हमें नरभक्षी, पापी, जाने क्या क्या कहते हैं। आप लोग ये नहीं मानते हैं कि अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता है। इसीलिए हम भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि वहां से हमें वो रोशनी की राह मिलती है जो इस अंधेरे को खत्म कर सकती है। हमें तो कोई अपने घर भी नहीं बुलाना चाहता। हमारा नाम सुनते लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में आएगा और कोई भूत प्रेत छोड़ जाएगा और उसके बाद हमें जिंदगी भर परेशान करेगा और हमसे पैसे हटता रहेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप वहां आए। आप अभी चाहें तो मुझे चाबी दे दें घर की। मैं जब भी वहां जाऊंगा बस आपको बता दिया करूंगा, और वहां जो भी चल रहा है उसकी खबर मैं आपको देता रहूंगा। आपके किसी भी घर के मेंबर को मैं इसमें शामिल नहीं करूंगा। आप आना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। ये कहकर वो पैरानॉस्पेट ने वहां से उनसे चाबी ली और चुपचाप वहां से चला गया। 2-3 दिन बाद वो तांत्रिक वापस वहां पर आया और उन्होंने को साफ साफ बताया कि हम वहां पर एक हवन क्रिया करने वाले हैं। उन्होंने उसकी परमिशन दे दी। फिर उन्होंने वहां पे कुछ हवन वगैरह किया और उसके बाद दोबारा वो आया शाम के टाइम पर, जब इनके पापा भी घर पे थे। उन्होंने आगे बताया कि मैंने वहां पे एक हवन किया था और वहां पर जो भी ये आत्मा या एंटिटी है उसको एक आदमी के शरीर में प्रवेश करवाया और उससे बातचीत की। तो वहां पर जो आत्मा कैद है उसका नाम सोम है, और उस आत्मा को उस तांत्रिक ने ही कैद कर रखा है। इससे ज्यादा अभी हम उससे और कुछ पता नहीं कर पाए। थोड़ी और चीजें पता करने के बाद पता चला कि जो सोम था, जिस आदमी ने मतलब सोम एक लड़की से प्यार करता था और उस लड़की की शादी जो थी वो विनय से तय हो गई थी, जो तांत्रिक के हाथों मारा गया था। उसकी शादी होने के बाद ही उसने उसके गम में खुदकुशी कर ली थी। लेकिन एक बात अभी समझ में आई थी कि वो खुदकुशी उसने कहीं और की थी। वो इस घर में यहां पर कैसे आकर पहुंच गया, अभी तक भी ये बात पता नहीं चल पा रही थी। 2-4 दिन बाद तांत्रिक वापस इनके घर पे आया और उनके पापा से उसने आग्रह किया कि सर आप प्लीज मेरे साथ चलिए, वहां पर बैठिए, आप घर के अंदर मत आना, बाहर से ही खड़े होकर देखना, देखिए तो सही दुनिया में कैसी कैसी चीजें होती है। और आपको ये पता भी लगेगा कि हम लोग ये सब काम अपनी भलाई के लिए नहीं, कि आपकी भलाई के लिए करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज मेरे साथ चलिए। थोड़ी देर सोचने के बाद इनके पापा ने बोला ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। वो भी एक्चुअली देखना चाहते हैं कि ये जो कर रहे हैं वाकई में सही है या फिर गलत है। तो इनके पापा और इनके नाना दोनों उस घर के वहां पहुंचे जहां पर तांत्रिक ने पहले से हवन की सारी तैयारियां की हुई थी। उन्होंने पूजा का दिन सिलेक्ट किया अमावस। वैसे वो पूजा अमावस की रात को करते हैं। उन्होंने बताया कि उस टाइम पर तांत्रिक शक्तियां बहुत शक्तिशाली होती है, पर क्योंकि आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने दिन का समय यहाँ पर रखा है। तो दिन में 3 बजे ये लोग सभी वहां जाने के लिए तैयार हुए। तो जो इनकी दीदी थी वो भी साथ में जिद करने लगी, मैं भी चलूंगी, मैं भी देखूंगी आखिर सब है क्या। एज में बड़ी थी तो उनकी जिद के आगे उनके फादर ने को लेकर गए, और इसलिए भी कि मन से डर वहम जो भी होता है वो सब निकल जाए, तो उनको साथ में लेकर गए। और 3 बजे ये लोग वहां पहुंच गए। टोटल ये लोग 6 लोग पहुंचे। 3 ये फैमिली मेंबर, नाना, पापा और ये इनकी दीदी, और 3 लोग वो थे, एक खुद थे और उनके साथ 2 उनके शिष्य थे। वहां पहुंच के इन्होंने ये लोग गेट के बाहर रुक गए और वहां पे हवन सामग्री उन्होंने सारी की। तो पता नहीं क्या क्या था, नींबू, कुमकुम, सिंदूर, बहुत सारी चीजें वहां पे रखी हुई थी। फिर उन्होंने घेरा बनाया गोल, और फिर वहां पे कुछ ड्राइंग्स बनाई। हवन के पास वो खुद बैठे और उसके उस तरफ उन्होंने उनके एक शिष्य को बिठाया, और उनका एक जो शिष्य था वो गेट के वहां खड़ा हुआ था, ये ध्यान रखने के लिए कि इन तीनों में से कोई इस घर के अंदर अब नहीं आना चाहिए। हवन शुरू हुआ। 15-20 मिनट के बाद ही इनके सामने वो जो शिष्य बैठा हुआ था उसकी बॉडी में अचानक से अलग अलग मूवमेंट होने लगे। वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा, और थोड़ी देर के बाद वो एकदम सीधा से खड़ा हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल सुन्न हो गया था, चेहरे पे किसी तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, आंखें बिल्कुल पथरा गई थी सामने, जैसे मुर्दे की आंखें हों। तांत्रिक ने उससे पूछा कौन है तू? उसने बोला वो ही जिसको तुमने बुलाया है, सोम। सोम, तुम यहां कैसे पहुंचे? यहां क्या कर रहे हो? मुझे उसने कैद कर रखा है। कैद कर रखा है? क्यों और किसने? ये सवाल पूछने के बाद उसने जवाब दिया
और उसकी आवाज इस बार कांपी। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, वो यही है। और इतना कहकर धड़ाम से उसकी बॉडी नीचे गिर गई, वो बेहोश हो गया। जो भी कुछ हुआ, जो भी कोई एंटिटी उसके आस शरीर में आई, वापस जा चुकी थी। उसके बाद भी तांत्रिक ने हवन रोका नहीं, उसने अपने मंत्रों की जाप की स्पीड और तेज कर दी। कुछ 2-3 मिनट के बाद वो आदमी वापस से उठने लगा, वापस से खड़ा हुआ। उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह था। तांत्रिक ने उससे उसका नाम पूछा, उसने बोला राघव। बोला ठीक है। उन्होंने उसको खड़ा किया और बाहर जाने की तरफ इशारा किया। राघव उठकर गेट की तरफ चला गया। वहां जो दूसरा आदमी था, उसका नाम दीपक था, उसने उससे पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या होगा? उनकी कुछ बात वो समझ गए थे आपस में। फिर इसके बाद तांत्रिक ने दीपक की तरफ देखा और बोला तैयार हो? उसने हाँ में सिर बुलाया। अब राघव दीपक की जगह खड़ा था और दीपक आकर उस घेरे के अंदर बैठ गया। तांत्रिक ने फिर से अपने मंत्र पढ़ना शुरू किए और थोड़ी देर के बाद वापस से जैसी हलचल उसके शरीर में हुई थी वैसी दीपक के शरीर में हुई। वो रुका। तांत्रिक ने फिर से वही सवाल पूछा, कौन हो तुम? तो उसने जवाब दिया सोम। तांत्रिक ने बिना समय गए उससे एक और सवाल पूछा, क्या उस तांत्रिक की आत्मा भी यहाँ पर है? उसने बोला हाँ। उसके बाद उसने उसको आदेश दिया इसके शरीर से बाहर निकल जाओ। उसके शरीर से बाहर निकल गया, वापस से नीचे गिर गया। फिर उसने अपने दोबारा से मंत्र पढ़ना शुरू किए। 2-3 मिनट गुजरे और वापस से वो खड़ा हुआ। उन्होंने फिर से उससे नाम पूछा। उसने बोला दीपक। थोड़ी सी मायूसी उसके चेहरे पे आई। उन्होंने मुझसे बोला ठीक है, खड़े हो जाओ और वहां चले जाओ। उन्होंने उसको पानी पिलाया और बाहर भेज दिया। तब तक राघव वहीं पे खड़ा हुआ था। उन्होंने राघव से फिर पूछा क्या तुम तैयार हो? तो राघव ने हाँ में सिर बुलाया। जैसे आने लगा तो उनके नाना ने तांत्रिक से पूछा आप इन्हें दोबारा क्यों बुला रहे? आप उससे भी तो ये काम करवा सकते थे। आपको कैसे पता कि इसके शरीर से वो आत्मा जा चुकी है? नाम तो आत्मा भी ले सकती है। तो तांत्रिक ने बताया कि पहले तो एक शरीर में मैं 2 आत्मा एक साथ नहीं बुला सकता, और दूसरा आत्माएं कभी भी झूठ नहीं बोलती। वो आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे देगी अपने फायदे के लिए। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन देगी चाहे वो अधूरी हो, लेकिन वो गलत नहीं हो सकती। वो हमेशा सच ही बोलती है। उनके लिए एक बड़ी मतलब अजीब सी ये बात थी सुनना उनके लिए कि ऐसा भी होता है क्या। तो चुपचाप वापस से खड़े हो गए और जो चल रहा था उसको देखने लगे। अब वापस से राघव उस घेरे के अंदर आकर बैठ चुका था। अब तांत्रिक ने वापस से अपने मंत्र पढ़ना शुरू किया और बोलना शुरू किया, सोम को छोड़कर जो जो भी यहाँ पर है इसके शरीर में आ जाए। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। वो लगातार अपने मंत्र पढ़े जा रहा था, लगातार मंत्र पढ़े, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। प्रोसेस चलते चलते करीबन शाम के 5:30-6 के आसपास का टाइम हो गया था। कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। इवन जो तांत्रिक मंत्र पढ़ता बार बार वो कई बार मंत्र भूल रहा था, बड़बड़ा रहा था और एकदम से रुक के बोलता था नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, इस तरह की आवाजें वो बोल रहा था। बट कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। जब 6 बज गए उसके आस थोड़ी देर रुका, 2-3 मिनट के उसने सोचा। उसके बाद दोबारा उसने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके बाद बड़ी ही इज्जत के साथ उसने बोला कि सोम की आत्मा को छोड़कर जो भी यहाँ पर है वो कृपया इसके शरीर में प्रवेश करें। हम सिर्फ आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हम किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अभी भी राघव के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। उन्होंने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और बार बार वो यही बात रिपीट कर रहे थे। 4-5 मिनट के बाद ही अचानक से राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली। सॉरी, राघव की आंख खुलने के बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड के अंदर, क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मुझे इसको पार्ट 2 में बनाना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के पार्ट 2 को सुनने के लिए और ये जानने के लिए कि आखिर एंड में क्या हुआ। क्या वो तांत्रिक इनको ये बताने में सफल हो पाया कि वो एक गलत इंसान नहीं था? क्या इनको ये घर वापस मिल पाया? ये सब हम लोग सुनेंगे अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।